नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो इस समय आज मार्केट के अंदर थोड़ा रिकवरी तो है। सुबह सुबह का जो गिरावट थी वो बॉट हुई है, यानी कि खरीदारी की गई है। और जो कल टिपिकली शॉर्ट कवरिंग हुई थी मार्केट के अंदर, उसने 3-4 मार्केट के इंडिकेटर्स जिसे टिपिकली आप चेक करते हैं बाजार को, वो काफ़ी हद तक सुधारा है। जैसे एफआईज का थोड़ा सा होल्डिंग बढ़ा। इसके अलावा कल ज़्यादातर कॉल्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग हो रही थी। निफ्टी अपने आप में 11% का ओपन इंटरेस्ट शेड किया। बैंक निफ्टी का 8% का ओपन इंटरेस्ट शेडिंग था। विक्स नॉर्मल हुआ है। और इस बीच अगर आप एक और इंपॉर्टेंट देख रहे हैं कि वो है 20 डेमा वापस से रीगेन कर लिया था बाजार ने। तो ये 5-6 पॉइंट ऐसे थे जो बाजार के लिए आज भी यही कह रहे थे कि सपोर्ट अब जल्दी जल्दी नहीं टूटेगा, हो सकता है हम रेजिस्टेंस को हिट करें। हिट तो कर रहे हैं, क्या पार होंगे नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल आपके सामने खड़ा होगा। इसलिए आज उसका सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ राहुल शर्मा जुड़ गए हैं जेएम फाइनेंशियल से। उनसे करेंगे बातचीत, लेकिन ठीक उससे पहले 5 बड़ी बातें, रिपोर्ट कार्ड, सब कुछ आपके सामने रख देते हैं, फिर आप बातचीत के सिलसिले को करेंगे शुरू। तो पहली बड़ी बातों में से 17,940 के आसपास इस समय निफ्टी आपको ट्रेड कर रहा है। ये 90 अंकों का सुधार है। एक चीज आप मान लीजिएगा, कल के मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग दे 17,700, 800 को एक मजबूत सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। क्या 24 घंटे में फैसला लिया जा सकता है? हाँ, ये फैसला इसलिए लिया जा सकता है क्योंकि आज बाजार ने अपने आप को ठीक हील करने की कोशिश की है जो सुबह गैप डाउन हुआ था। तो ये आप सेकंड डे, मतलब मैं सेकंड डे पूरा नहीं बोलूंगा, बट 1.5 दिन हो चुका है जब बाजार 17,800 को होल्ड करने की कोशिश में अच्छे से लग रहा है। आते हैं रिलायंस की तेजी। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो इस वजह से क्योंकि रिलायंस एक बड़ा कंटेंडर है मार्केट का। जब तक बड़े प्लेयर सामने बाजार के नहीं आएंगे, ये चर्निंग एक तरफा नहीं होगी, ये बीच में ही रह जाएगा। इसलिए रिलायंस जैसे शेयर्स, ऐसे कुछ और वेटेज जैसे शेयर जैसे कि एचडीएफसी, जैसे कि आईटीसी, जैसे कि टीसीएस या इन्फोसिस, इन सब का वापस से निकल के आना बहुत ज़रूरी है। फिर रिलायंस ने काफ़ी हद तक बाजार के मूड को संभाला भी है। मेटल, ऑटो शेयरों में कुछ खरीदारी हो रही है। इंफ्रा और मेटल्स दो ऐसे हैं, ऑटो माफ कीजिए, जहां पर इस बार का ये पूरा साल ज़्यादातर एनालिस्ट का मानना है कि ये बहुत बेहतर निकल सकता है इनके लिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरा, मैंने आपसे इंडिया विक्स की बात की थी, ये 5% टूटा है, 13 के आसपास है। ये एबनॉर्मली घट गया था, एबनॉर्मली बढ़ भी गया था एक दिन में, लेकिन आज शांत और कूल लग रहा है। और लग रहा है कि शायद 12.5-13 की रेंज में अगर ये खड़ा रह गया तो मार्केट 18,000 न केवल टेस्ट करेगा बल्कि ब्रेक करने के चांसेस भी क्रिएट कर देगा। अब रिपोर्ट कार्ड की बारी है। फटाफट से रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं, फिर राहुल जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। कल हमारे साथ प्रशांत सावंत थे, उन्होंने एबीबी की कॉल दी थी, 2% का गेन वहां से आया होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज कल उन्होंने हमारे सामने बातचीत की थी, करीब 2% का गेन वहां से आपको मिला है। ल्यूपिन बेचने की रिकमेंडेशन थी, स्ट्रक्चरली ब्रेकडाउन था, नंबर्स के बाद और खराब हुआ, 1.5% का गेन वहां पे मिला है। तो जो लेवल्स कल के भाव थे वो हमने लिख दिए, वहां से परसेंटेज गेन मोटा मोटी आपको कितना मिला है वो हमने लिख दिया। और हम कोशिश भी करते हैं कि हर एनालिस्ट का एक रिपोर्ट कार्ड 24 घंटे के अंदर आपके सामने ले आए, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग पाए कि उनकी कैसी पैनी नजर है, उनकी अपनी स्टडी कितनी अच्छी है, और हाथों हाथ रिएक्शन भी मिलता है। हालांकि कई बार पोजिशनल सौदे भी होते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक दिन का पूरा लहजा हम देना चाहते हैं, इसलिए हम ये रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेके आते हैं। और इससे दोनों का मनोबल ऊंचा होता है, देखने वालों का भी और बताने वालों का भी, ताकि उनके ऊपर ये बात आती है कि हमको अच्छे से प्रूव करके रखना है, और जो देखने वाले उनको तो खैर फायदा मिलता ही है। और इसी कड़ी में आज हम राहुल जी से बातचीत करेंगे। पहले इंडेक्स की बातचीत होगी, फिर धीरे धीरे करके स्टॉक्स उनसे पता करते हुए चलेंगे। तो इस कार्यक्रम के साथ आप बने रहिएगा। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। काफ़ी दिनों बाद आपसे चर्चा हो रही है, लेकिन जब भी चर्चा नहीं हुई पिछले कई दिनों में, कुछ इंडेक्स में खास बदला नहीं है। पिछले कई दिनों से बाजार अपनी टिपिकली उसी रेंज के अंदर चल रहा है। बहुत बड़ी बड़ी खबरों को हमने डाइजेस्ट किया। ये अच्छी बात है कि इस रेंज के अंदर हम सारी खबरों को डाइजेस्ट कर रहे हैं, सर, या ये बुरी बात है कि मार्केट कुछ नहीं कर रहा, न्यूज फ्लो को भी इग्नोर मार रहा है? जी नमस्कार डिम्पी जी। देखिए, डेफिनेटली कुछ नहीं करना भी कई बार बहुत कुछ करना होता है, और खास करके जो नेगेटिविटी मार्केट ने एब्जॉर्ब की है, ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट की जो इनहेरेंट नेचर है, जो मैक्रो जो पिक्चर मार्केट का अभी भी है, वो बुलिश ही है। यस, थोड़ा एक तरह से टाइम कंसोलिडेशन, टाइम करेक्शन इसे बोल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ब्रॉडली अगर हम अभी का स्ट्रक्चर देखें, खास करके
कल जो एक तरह से शॉर्ट कवरिंग हमें देखने मिली मार्केट के अंदर, और निफ्टी ने जो थोड़ा धीरे-धीरे करके सरकाया है अपने लेवल्स को। पहले 17,300 पे लो बनाया हमने, फिर 17,500 पे एक बेस बनाया, और अब मुझे लगता है कि 17,800 पे ये बेस शिफ्ट हुआ है। तो एज़ लॉन्ग एज़ 17,800 के ऊपर है, मेरे हिसाब से निफ्टी यहाँ पर पूरी कोशिश करेगा 18,000 18,200 तक के लेवल्स को टेस्ट करने की। कल के सेशन में एफआईआईज़ ने अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग की है। साथ ही में इंडेक्स में, यानी कि दोनों निफ्टी, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। और साथ ही में इंडेक्स कंपोनेंट्स जो है वहां पर मिक्स ऑफ शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्डअप था। तो जनरली जब बड़े डेटा चेंज होते हैं तो थोड़ा सा मार्केट में पोजिशनली सेटअप स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ दिखता है, और हम एक क्रूशियल एवरेज के पास ट्रेड कर रहे हैं। देखिए कल के सेशन में निफ्टी ने एक डिसाइसिव क्लोज दिया अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर, और आज हम 50 दिन के मूविंग एवरेज को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये 50 दिन की मूविंग एवरेज है कहां पे? 17,960 के लेवल पर स्पॉट के हिसाब से 50 दिन की मूविंग एवरेज है। आई थिंक ये लेवल को अगर हम क्रॉस कर लेते हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देते, तो और एक राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर आ सकती है, जहां पे मुझे लगता है 18,200 तक का पड़ाव निफ्टी के अंदर टेस्ट होता हुआ दिखेगा। मार्केट इजी नहीं है, थोड़ा स्लो और स्लगिश है, बट मेरे हिसाब से जब तक 17,800 का लेवल टूटता नहीं, निफ्टी के अंदर कोई मुझे परेशानी होती हुई दिखाई नहीं देती है। दूसरा, जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी थोड़ा यहाँ पे बैकफुट पर जरूर है, ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। इनफैक्ट निफ्टी से भी, निफ्टी में हमने फिर भी मूव देख लिए ऊपर नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी में काफी टाइट कंसोलिडेशन हो रहा है। मेरा ही मानना है कि बैंक निफ्टी के अंदर 41,700 के ऊपर एक अच्छा राउंड ऑफ अपमूव आ सकता है, जहां पर हम बैंक निफ्टी को तकरीबन 42,500 के लेवल्स तक जाते हुए देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी रुझान जो है वो पॉजिटिव है। कल की क्लोजिंग काफी कंफर्टेबल थी, बैंक निफ्टी ने भी 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया, और साथ ही में पिछले एक 7-8 सेशन से इसने 100 दिन के मूविंग एवरेज को डिफेंड किया है। तो बेसिकली बेस शिफ्टिंग बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। दोनों इंडाइसेस में डेटा जो है वो पॉजिटिव रहा है, एटलीस्ट कल के सेशन में। और लास्ट 3 सेशन से एफआईआईज़ ने कैश में बाय किया है, और ये काफी समय तक सेलर्स थे। तो एटलीस्ट ये जो लास्ट 3 दिन का डेटा है, डिलीवरी बेस्ड जो इन्होंने बाइंग की है, वो एक पॉजिटिव संकेत है, और मेरे हिसाब से मार्केट में डाउनसाइड जो है वो लिमिटेड रहेगी। तो निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट 17,800, और बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 41,000 का। ठीक है सर, आपने क्रूशियल सपोर्ट बता दिया, साथ साथ मेरे को टारगेट भी बता दीजिए। आपका व्यू बुलिश है, आपने स्टॉप लॉसेस दे दिए, आपको टारगेट और देनी है बस। सर जी देखिए, 17 निफ्टी में 18,200 तक के लक्ष्य है, यानी कि तकरीबन 300 पॉइंट की अपसाइड पोजीशन यहाँ पर बनती हुई दिख सकती है। और बैंक निफ्टी के अंदर हमें लगता है कि तकरीबन 42,500 तक के लेवल्स, यानी कि ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी भी इन लेवल से बन सकती है। ठीक है, तो कन्विक्शन हाई है, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बाय शॉर्ट कवरिंग ने एक बेस बनाने की कोशिश की है बाजार के अंदर। ये शॉर्ट कवरिंग कहाँ तक लेके जा सकती है, लेवल्स आपको टारगेट के तौर पर दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी 42,500, निफ्टी 18,200, इनके पहले पड़ाव 42,000 और 18,000 हैं। वो छोटे पड़ाव होंगे क्योंकि शॉर्ट कवरिंग में इतना दम तो है कि इन दोनों को पार करने का हिस्सा है, मादा है उसमें। तो इसलिए 17,800 अब नई छावनी, नया बेस है आपके लिए, बेस कैंप की तरह। और दूसरा, 41,700 के ऊपर आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिल जाए तो फिर आप 42,500 की तैयारी कर लीजिएगा। फिर आपके लिए जो नया बेस शिफ्ट हो जाएगा वो 41,000 में आप 500 पॉइंट और जोड़ पाएंगे, 41,500। तो आप एक काम और कर सकते हैं, स्टॉप लॉस में 41,000 से 41,500 भी डाल दीजिएगा आज 41,700 के पार होते ही। मोटा मोटी इंडेक्स का व्यू, उसके लेवल्स, उसकी वजह हमने आपके सामने रख दिए। राहुल जी ने पूरे कैलकुलेट करके आपको सब कुछ समझा दिया। अब हम सीधा स्टॉक्स पे आते हैं और सीधा शेयर्स आपके सामने रखते हैं। तो पहले तेजी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज है और अपोलो हॉस्पिटल है। राहुल जी जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लीजिएगा। रिलायंस में इसलिए भी थोड़ा पूछना चाह रहा था, एक तो इसने बाजार का मूड और माहौल ठीक किया है, ये अपना भी मूड और माहौल ठीक कर रहा है क्या सर? ये 2500 प्लस की तैयारी हो रही है क्या? और दूसरा, अपोलो हॉस्पिटल्स 3-4 दिन की गिरावट के बाद आज थोड़ा खरीदारी हुई है इसमें। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इनफैक्ट मार्केट को बहुत ही बढ़िया सपोर्ट दिया है। इनफैक्ट जो 2300 के आसपास के लेवल से जो यहाँ पर हमने एक रिवर्सल देखा है, मेरे हिसाब से इसका इमीडिएट टारगेट 2450 का आता है,
तो यानी कि तकरीबन 30-35 पॉइंट की रैली इस मूव में और देखने को मिल सकती है। बट उसके बाद मुझे लगता है एक छोटा एक डिप आएगा, मे बी 2400 का लेवल, 2380 का लेवल रीटेस्ट होगा और फिर फाइनल जो मूव आएगा आई थिंक उसमें 2500 तक के टारगेट्स रिलायंस में बनने चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो एक बार 2450 के आसपास प्रॉफिट बुक करें और फिर डिप अगर मिले तकरीबन 50 से 70 पॉइंट का डिप अगर मिले तो उस डिप में री एंट्री करें। मेरे हिसाब से 2350 का स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए और मुझे लगता है 2500 का जो लेवल है हो सकता है एक्सपायरी तक, यानी कि अगले हफ्ते एक्सपायरी तक हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिले। ओके, ठीक है सर। आपकी रिकमेंडेशन अपोलो हॉस्पिटल्स पे है कुछ? फार्मा इंडेक्स जो है थोड़ा सा पेचीदा है मामला, इसलिए मैं थोड़ा अपोलो हॉस्पिटल्स को यहाँ पर अवॉइड करना चाहूंगा और साथ ही में जो जो सारे क्रूशियल एवरेजेस है 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन जिसको हम ट्रैक करते हैं वो सारे एक ही विसिनिटी में आके अभी रुके हुए हैं। तो थोड़ा मेक एंड ब्रेक जैसा सिचुएशन है अपोलो हॉस्पिटल्स में, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करने की राय रहेगी। आई थिंक यहाँ पर रिलायंस रिलेटिवली एक ईजियर ट्रेड है। ओके, ठीक है। तो दोनों शेयरों में से एक शेयर का होगा चुनाव, रिलायंस इंडस्ट्रीज। टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर है। अपोलो हॉस्पिटल्स थोड़ा हम रुक रहे हैं, हालांकि इसका ओपन इंटरेस्ट वगैरह ठीक ठाक है 11%, क्योंकि 2-3 दिन का स्विंग बहुत फास्ट है, इसलिए थोड़ा कूल ऑफ हो जाए फिर पता लगेगा कि इसके अंदर एक्चुअली सिचुएशन क्या बनती है। बट रिलायंस ने पिछले 2 दिन का बेस बना के ये प्रूव कर दिया है कि रिलायंस अभी कंडीशन ठीक है इसकी, ना केवल बाजार को सपोर्ट कर रहा है बल्कि अपने लिए भी नए लेवल्स खोल रहा है जो कि 2500 के आसपास है। आपको ध्यान होना चाहिए 2500 का ब्रेकडाउन होने के बाद 150 पौने 200 पॉइंट ये टूट गया था, उसके बाद से इसको सिर्फ डैमेज कंट्रोल हो रहा है, चलेगा चलेगा तब की तब। तो फिलहाल किसी भी गिरावट पे आप इसको खरीदारी कर सकते हैं। 2350 आपका स्टॉप लॉस होगा। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर्स हैं। एक तो सर गुजरात गैस है। टिपिकली गैस के शेयर्स आज एक्टिव थे, हम देख रहे थे एमजीएल वगैरह के अंदर भी फर्स्ट राउंड में बाइंग आ रही थी। गुजरात गैस एक बार चेक कीजिएगा राहुल सर। और दूसरा है एक आइशर मोटर्स। जी बिल्कुल जी, देखिए आई थिंक ऑटो इंडेक्स जो है एक अच्छा लाइक पहले से ही तेजी में था, इनफैक्ट ये पुल बैक में अपने क्रूशियल सपोर्ट्स पर आया है। मेरे हिसाब से यहाँ से एक बाउंस बैक बनेगा ऑटो इंडेक्स में और आइशर मोटर्स का सेटअप मुझे यहाँ पे काफी बढ़िया दिखाई देता है। लास्ट 2 दिन से काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं कैश में और फ्यूचर्स में, और मेरे हिसाब से जनरली जब एक बेस फॉर्मेशन के बाद ऐसे वॉल्यूम्स देखने को मिलते हैं तो एक सस्टेन्ड अप मूव आने की उम्मीद रहती है। मेरे हिसाब से आइशर मोटर्स के अंदर 3500 रुपए तक के टारगेट्स, पहला टारगेट जो रहेगा वो 3420 का रहेगा और दूसरा टारगेट जो रहेगा वो 3500 का रहेगा, यानी कि तकरीबन 200 पॉइंट की अपसाइड आपको आइशर मोटर्स में यहाँ से आती हुई दिख सकती है। इसे बाय करके चलने की राय रहेगी। मेरे हिसाब से जो आज का डे लो है 3340 का, माफ कीजिएगा 3203 का, इसको आप स्टॉप लॉस लगाइए और इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। तो आइशर मोटर्स यहाँ पर दोनों दोनों के कंपैरिजन में से ज्यादा बेहतरीन और रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पर काफी फेवरेबल दिखाई देता है। ठीक है। वैसे अगर आप ऑटो सेक्टर के लिहाज से भी देखेंगे ना तो आपको ये ज़्यादा ठीक दिखेगा। और एक और खबर भी आई थी कि कमर्शियल व्हीकल्स का जो स्पेस है वो करीब 7 से 10% अगले फाइनेंशियल ईयर में बढ़ सकता है। आयशर मोटर का बड़ा हिस्सा कमर्शियल व्हीकल से डील करता है, रॉयल एनफील्ड को अगर छोड़ दें हम तो 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेगमेंट में भी है, 3 व्हीलर सेगमेंट में माफ़ कीजिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्ले है कि चार्ट्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं और न्यूज़ फ्लो भी कुछ पॉजिटिव ही आपके लिए देखने को मिल रहा है। तो आइशर मोटर को प्लस कीजिएगा और आपका स्टॉप लॉस ध्यान रखना होगा 3203 का, टारगेट 3420 तक के आएंगे। अब हम मंदी की तरफ बढ़ेंगे। हमने 4 शेयर रखे थे, 4 में से 2 शेयरों का चुनाव हो चुका है। फर्स्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा आइशर मोटर। इससे पहले जो हमने इंडेक्स का व्यू रखा था उसमें निफ्टी बाय, बैंक निफ्टी भी बाय, 41700 पे और बाय हो सकती है। तो आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने निफ्टी बैंक निफ्टी के रखे, स्टॉक्स के रखे। अब हम मंदी की तरफ बढ़ेंगे तो मंदी के शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तो आज के जो शॉर्ट्स कॉल हमने निकाली है सर उसमें एक भारत फोर्ज है, एक्चुअली चलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ रही है इसमें, 4% नीचे है। और दूसरा है मेट्रोपॉलिसिस, ये करीब 2 से 2.5% नीचे। मेट्रोपॉलिसिस का चार्ट हम देखते हैं तो ये आज का वीक नहीं है बल्कि अब थोड़ा ट्रेडिशनली वीक हो रहा है। ये दोनों पे सर आपकी रिकमेंडेशन? आज एक बड़ा ब्रेकडाउन भारत फोर्ज में हुआ है। मेरे हिसाब से भारत फोर्ज में जो सेल ऑफ हुआ है आज के फर्स्ट हाफ में, ये हमें और वीकनेस की तरफ ले जा सकता है। 100 दिन का मूविंग एवरेज 838 का था वो वायलेट हुआ है।
मेरे हिसाब से 800 रुपए तक की जगह यहाँ पर खुली है भारत फोर्ज के अंदर। तो शॉर्ट बायर्स आई थिंक भारत फोर्ज में रखना चाहिए। 850 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। रिस्क रिवॉर्ड एक्जैक्टली 1:2 तो नहीं है, लेकिन 20 पॉइंट के सामने तकरीबन 30-31 पॉइंट की डाउनसाइड यहाँ पर प्ले होती हुई दिख सकती है। इसका रीजन सिंपल है, 840 का मल्टीपल सपोर्ट एरिया था स्टॉक के अंदर, जो भारत फोर्ज ने आज वायलेट किया अच्छे वॉल्यूम के साथ में, और मेरे हिसाब से ये वीकनेस एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। जहां तक मेट्रोपोलिस का सवाल है, ये भी काफी अच्छा बेहतरीन पिक है। इनफैक्ट फार्मा सेक्टर थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि प्रेशर में है, और क्लियरली यहाँ पर ये जो स्टॉक है इसका पोजिशनली सेटअप एक तरह से बेयर्स के पूरा का पूरा फेवर में है, और मेरे हिसाब से 1300 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड वापस शॉर्ट के लिए यहाँ पर अट्रैक्टिव रहती है। इनफैक्ट आप 1350 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर शॉर्ट करने की राय रहेगी फ्यूचर्स में, और मुझे लगता है 1200 रुपए तक के लेवल्स नीचे में रिविजिट होते हुए दिख सकते हैं मेट्रोपोलिस के अंदर। तो कि दोनों के दोनों सेटअप्स काफी अच्छे हैं मेरे हिसाब से। अगर हम दोनों में से एक को पिक करें तो आई थिंक भारत फोर्ज में फास्ट मोमेंटम रहेगा, यानी कि 1-2 दिन में यहाँ पर एक रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और पोजिशनली मुझे लगता है मेट्रोपोलिस के अंदर मे भी अगले 4-5 सेशन में यहाँ पर एक स्लाइड आते हुए दिख सकती है, जहाँ पे 1200 का लेवल नीचे में रिटेस्ट होता हुआ दिख सकता है। ठीक है सर, मैं 2 अनवाइंडिंग के शेयर्स भी आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ। एक तो ब्रिटानिया और टीसीएस का, इन दोनों में कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट्स की पोजीशन है, या लोगों को पुट होल्ड करनी चाहिए, या फिर अगर नहीं कुछ सौदा किया तो पुट अभी ले लें? टीसीएस या ब्रिटानिया में से आज टिपिकली एफएमसीजी वीक है, बड़े प्लेयर एफएमसीजी के वीक है। जी हाँ, देखिए दोनों के कंपैरिजन में इनफैक्ट टीसीएस में थोड़ी मुनाफा वसूली है, बट जो हिसाब से नैस्डैक के सेटअप से मेरे हिसाब से आईटी में यहाँ पर बाय ऑन डिप की रणनीति सही रहेगी। तो टीसीएस में मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई बेरिश पोजीशन या एक तरह से अनवाइंडिंग को देखकर कोई डायरेक्शनल ट्रेड यहाँ पर नहीं निकलता है। लेकिन जहां तक ब्रिटानिया का सवाल है, मेरे हिसाब से ब्रिटानिया के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, बिकॉज एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन देखा है स्टॉक ने। तकरीबन 3-4 फरवरी से हम लगातार 4600 4650 के आसपास कंसोलिडेट कर रहे हैं, और आज एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। मेरे हिसाब से फ्रेश वीकनेस यहाँ पर बनी है आज के सेशन में, और ये वीकनेस हमें 4450 तक, यानी कि तकरीबन 70-80 पॉइंट यहाँ से और निकलते हुए दिख सकते हैं ब्रिटानिया के स्टॉक में। तो 4450 के टारगेट के लिए यहाँ पर बेरिश बायस रखे। स्टॉप लॉस जो आपको लगाना है 4580 का क्लोजिंग बेसिस पर लगाना है, और मेरे हिसाब से यहाँ पर एक मोमेंटम डाउन मूव देखने को मिल सकता है ब्रिटानिया के अंदर। ओके ठीक है सर, मैं अभी आपके पास वापस लौट रहा हूँ। आपकी ट्रेडिंग कॉल्स भी हमको जरा पता करनी है, लेकिन इस बीच दिल्ली से एक अहम खबर आ रही है, और वहाँ से मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, प्रकाश प्रियदर्शी। बजट के बाद ये जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है 18 फरवरी को। इस बैठक में क्या आ सकता है, किस मुद्दों पर ज़्यादा चर्चा होगी, एक बार वो समझ लेते हैं उनसे। प्रकाश जरा बताएं, 18 फरवरी को जो बैठक हो रही है जीएसटी काउंसिल की, एजेंडा मुद्दा क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा पेचीदा मामला क्या होगा? देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट बैठक है, और कई ऐसे मसले हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। जीएसटी काउंसिल की जो फिटमेंट कमेटी है उसने जो एजेंडा सर्कुलेट किया है उसमें कई इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसको कि शामिल किया गया है। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से जो मिलेट प्रोडक्ट्स हैं उस पर जो जीएसटी की दरें हैं उसमें बड़ी कटौती हो सकती है। उसको 18% से घटाकर 0% कैटेगरी में डाला जा सकता है, और प्री पैकेज्ड फूड के केस में 18% से घटाकर इसको 5% किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि यूएन ने 2023 को मिलेट ईयर डिक्लेयर किया है, लिहाजा सरकार ये चाहती है कि जो मिलेट बेस्ड जो फूड आइटम्स हैं उसको प्रमोट किया जाए, लिहाजा जीएसटी की दरों में बड़ी कटौती की जा सकती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एजेंडा है, वो है पेंसिल शार्पनर के ऊपर जो जीएसटी की दरें हैं उसमें कटौती से संबंधित प्रपोजल ये है कि इसको 18% से घटाकर 12% किया जाए, और इस पर भी काउंसिल फैसला ले सकती है। इसके अलावा जीएसटी अपैलेट ट्राइब्यूनल के गठन का जहां तक सवाल है, इसके ऊपर जो जिस जीओएम का गठन हुआ था उसने अपनी सिफारिशें जीएसटी काउंसिल को सौंप दी है, लिहाजा काउंसिल अब जो भी सिफारिशें की गई है, जो रिकमेंडेशन है उस पर चर्चा करेगी और इस पर अपनी मंजूरी दे सकती है। साथ ही साथ कुछ और अहम एजेंडे हैं जिसमें उम्मीद की जा रही थी कि काउंसिल चर्चा करेगी, लेकिन ये एजेंडे में शामिल नहीं है। जो औपचारिक एजेंडा सर्कुलेट किया गया है वो शामिल नहीं है, और जिसमें सबसे अहम है जीओएम की जो रिपोर्ट है
ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, उस पर चर्चा होने की संभावना कम है, क्योंकि एजेंडे में इसको शामिल नहीं किया गया है। क्योंकि जो सिफारिशें जीओएम ने सौंपी है, उस पर जो राज्य इसमें शामिल थे जीओएम के अंदर, उनकी आम सहमति नहीं है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो इस बात पर एतराज़ जता रहे हैं कि जो जीएसटी का कैलकुलेशन हो वो ग्रॉस रेवेन्यू के आधार पर हो या इनिशियल बेटिंग वैल्यू के हो, इस पर सहमति नहीं बन पाई है, लिहाजा इसमें और वक्त लग सकता है। जहां तक सीमेंट का सवाल है, चर्चा हुई है लेकिन एजेंडे में शामिल नहीं किया गया है। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि शायद एक टेबल एजेंडा के तौर पर इसको शामिल किया जाए, इस पर चर्चा हो, लेकिन फैसला होने की संभावना कम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस सारी जानकारी को डिटेल से हमारे सामने रखने के लिए कि किन किन मुद्दों पर क्यों क्यों चर्चा हो सकती है। बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका। अब वापस चलते हैं राहुल जी के पास और उनसे उनकी जरा ट्रेडिंग कॉल समझ लेते हैं। राहुल जी, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स बाकी हैं, जरा वो भी बता दीजिए। जी हाँ जी, देखिए जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, मेरे हिसाब से 41,200 का एक बैंक निफ्टी ने बेस बनाया है और इनफैक्ट 41,300 का जो पुट ऑप्शन है उसे यहाँ पर सेल करके चला जा सकता है। यानी कि कल की जो एक्सपायरी है उसमें इस ऑप्शन के प्रीमियम मेरे हिसाब से यहाँ पर अच्छे खासे मेल्ट होते हुए दिखेंगे। तो तकरीबन 60 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है 41,300 का पुट ऑप्शन। इसे शॉर्ट करके चलिए, मुझे लगता है कि ये 0 तक होने की पूरी संभावना इसमें कल तक। तो बैंक निफ्टी में पुट ऑप्शन राइट करने की राय रहेगी। मोमेंटम अभी तक आया नहीं है, मेरे ख्याल से मोमेंटम जब आएगा तो लॉन्ग कॉल करके भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, बट वो 50 दिन के मूविंग एवरेज क्रॉस करने के बाद होगा। तो फिलहाल ऑप्शन राइटर रही है बैंक निफ्टी के अंदर। और जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी है, आईसीआईसीआई बैंक का सेटअप हमें यहाँ पर बहुत बेहतरीन दिखाई देता है। इनफैक्ट स्टॉक ने एक जो 3 फरवरी के बाद लगातार कंसोलिडेशन दिखाया था, उसमें डिसाइसिव क्लोज 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं कर पाए। कल के सेशन में अच्छी वॉल्यूम्स के साथ ये क्लोजिंग हमें देखने को मिली। मेरे हिसाब से जो एक तरह से अंडर परफॉर्मेंस है आईसीआईसीआई बैंक की प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में लगातार 1 दिसंबर से हम देख रहे हैं, और मेरे हिसाब से ये अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर रिवर्स होती हुई दिखनी चाहिए। तो पोजीशन इसे बाय कीजिए। 900 रुपए तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि इमीडिएट बेसिस में देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज भी मुझे लगता है कि यहाँ पर अपसाइड अच्छी खासी है अगर आप निवेशक भी है तो 863 के आसपास इसे बाय कीजिए। स्टॉप लॉस लगाइए 847 का और ट्रेडिंग टारगेट हमारा इसमें 900 रुपए का रहेगा। ओके, ठीक है, 900 रुपये तक का टारगेट है और आपका जो स्टॉप लॉस आप दे रहे हैं वो 847 का है। राहुल जी, आपसे बात करके हमेशा ही अच्छा लगता है। बिल्कुल क्लियर थॉट, बिल्कुल क्लियर स्ट्रेटजी आप देते हैं और इससे पता भी लगता है। एक और चीज़ जो आज ऑप्शंस का एक सौदा दिया राहुल जी ने, कि उसमें ये कहा है कि बैंक निफ्टी की 16 फरवरी वाली जो कल है 16 फरवरी, उसमें 41,300 की आपको कॉल को पुट को बेच देना है। कई बार ऐसा ट्रेड आपको मिलता नहीं है हमारे यहाँ से, लेकिन फिर भी हम आपको ये बता रहे हैं कि पुट को ट्रेड बेचना है। इसमें मार्जिन आपका पूरा लगेगा। 60 रुपये का एक 4750 के अराउंड अगर आपको मिल जाए, बेच कर दीजिएगा। पहला 20 और उसका 0 टारगेट हो जाएगा। पैसा कमाने के 2 तरीके, या तो कॉल खरीद लीजिए या तो पुट बेच दीजिए। इसमें ज़्यादा सही तरीका पुट को बेचना इस समय के हिसाब से, तो ये एक पुट बेचने की रिकमेंडेशन है। टारगेट 0 लिखा। स्टॉप लॉस भी अगर रखना चाहें तो हम बता देते हैं 41,230, वो फ्यूचर्स के लेवल का होगा। हाँ, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये राइटिंग का एक सौदा हम आपके सामने रख रहे हैं। रेयर होता है बट रख रहे हैं आपके सामने। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए हमको। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही। नमस्कार।